तो आज की वीडियो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, जो कि 6 मार्क्स का है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इसको हम पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। इस चैप्टर में हम तीनों कंट्रीज़ का पाथ या स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और तीनों के एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स और तीनों की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ का हम एक क्रिटिकली या फिर अप्रेजल करेंगे और देखेंगे कि किसका क्या था। देखिए, तीनों ही देश लगभग एक साथ आज़ाद हुए। इंडिया 1947, पाकिस्तान भी सेम, ठीक, और चाइना 1949। तीनों ही कंट्रीज़ ने लगभग एक साथ ही स्टार्ट किया अपना जो ग्रोथ या वो डेवलपमेंट पैटर्न या पाथ। और तीनों कंट्रीज़ में जो है प्लानिंग, तीनों ने अपनाया प्लानिंग करने को, इसलिए तीनों ही कंट्रीज़ ने 5 ईयर प्लान्स भी अपनाए। तो जहाँ पर इंडिया का आप सबको पता है, इंडिया में 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, पंचवर्षीय योजना, जबकि आपको पता होगा, जो कि प्लानिंग कमीशन बनाता है, जो कि प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग बन गया है। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था और 2015 में ये नीति आयोग बन गया। चाइना में 1953 में स्टार्ट हुए 5 ईयर प्लानिंग और पाकिस्तान में हुए 1956 में। और आपको पता होगा जो पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान्स जो है वो अब ख़त्म हो गए। लास्ट 5 ईयर प्लान 2017 तक था, 2012 से जो कि ख़त्म हो गया, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन ही का नाम ही वही चेंज हो गया है, प्लानिंग कमीशन। अब देखो, तीनों की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझने के लिए तीनों कंट्रीज़ का अलग अलग से एक ओवरव्यू देखते हैं कि तीनों कंट्रीज़ ने क्या क्या किया। तो देखो, अगर इंडिया का हमें देखना है तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था, यानी एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक कैपिटलिज्म और दूसरी कौन सी होती है, सोशलिज्म, यानी सोशलिस्ट बोलते हैं उसे। अभी क्या होता है कैपिटलिज्म में, तो क्या होता है, सभी जो रिसोर्सेज होते हैं उसके ओनर कौन बन जाते हैं, उसके ओनर होते हैं प्राइवेट प्लेयर्स, यानी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट या पूंजीपति या प्राइवेट लोग। जबकि सोशलिस्ट में क्या होता है, सभी रिसोर्सेज का जो ओनर होते हैं वो कौन होती है, गवर्नमेंट। बट हमारी जो सरकार थी उस वक्त की, या हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक का मॉडल अपनाया। उन्होंने सोचा कि हम कुछ कैपिटलिस्ट का पार्ट अपनाते हैं और कुछ इसका। तो यानी हमने क्या करा, एक तरह से मिक्स्ड लिया, कैपिटलिज्म का प्लस सोशलिस्ट का। इससे क्या हुआ कि जो इसके मेरिट्स थे, इसके जो फ़ायदे थे वो भी, और जो इसके मेरिट्स थे यानी फ़ायदे थे, उन दोनों का पैटर्न हमने अपनाया और सोचा कि इन दोनों के जो डीमेरिट्स हैं, जो इन दोनों के नुकसान हैं, उससे हम जो है बच जाएंगे, उससे बचने के लिए, उससे हटने के लिए। तो एक तरह से हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया। क्योंकि जो कैपिटलिज्म के नुकसान क्या होते हैं, जो पूंजीपति, उसमें ना प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, सोशल वेलफेयर का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, सामाजिक कल्याण का, लोगों का, गरीब लोगों के लिए कोई इतना वो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कंपनी खोली है, आप प्राइवेट कंपनी खोल कर कुछ कर रहे हो, तो आप अपना प्रॉफिट देखोगे ना, या कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो अपना प्रॉफिट पहले देखेगी ना, वो सोशल वेलफेयर थोड़ी देखेगी। वो तो अपना प्रॉफिट, अपना खुद का इस्टेब्लिशमेंट, अपना खुद का करेगी मेन। वो ये नहीं देखेगी कि इस प्रोडक्ट से या इस चीज़ से समाज पर या सामाजिक सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर मेरा सोसाइटी का प्रॉफिट का क्या हो रहा है, या सोशल वेलफेयर का क्या हो रहा है। वो अपना प्रॉफिट देखेंगे, अपना उसका। इसीलिए कैपिटलिस्ट, जो पूरी तरह से जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, उसमें इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जबकि जो सोशलिस्ट, पूरी तरह से सोशलिस्ट होती है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसमें क्या होता है कि पूरी तरह से सभी रिसोर्सेज पर ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता, उनको एक तरह इंकरेजमेंट, उनको पुश नहीं मिल पाता कि वो अपने लिए कुछ, क्योंकि सभी रिसोर्सेज का ओनर कौन हो गए, प्राइवेट। उनको फ़ायदा क्या मिलना है अगर वो कुछ भी, अगर रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे या कुछ भी अपना बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, सोशलिस्ट में जैसे प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, सभी रिसोर्सेज की तो मालिक सरकार है, तो इसीलिए भी थोड़ा सा उसका रहता है। तो लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसमें दोनों को कुछ रिसोर्सेज पे कंट्रोल दे दिया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में मतलब टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मोबाइल बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स हैं। आपको अगर बस ट्रांसपोर्टेशन में काम करना है या फिर कार चलानी है, ये सब प्राइवेट प्लेयर्स कर सकते हैं। इन सबके लिए सरकारी कंपनियाँ, ये नहीं कि हर चीज़ सरकार करेगी, है ना। स्कूल भी सरकार भी करती है, प्राइवेट भी लोग भी चलाते हैं, हॉस्पिटल सरकार भी बनाती है, प्राइवेट लोग भी चलाते हैं। तो ये एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि सरकार ने, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो मेन रोल था, वो मेन रोल किसको दिया, मेन रोल दिया
सेकेंडरी सेक्टर, वो गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी सरकार ने जो अपना रिलायंस या भरोसा जो रखा वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनी, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर पे रखा कि जो डेवलपमेंट में जो मेन रोल अदा करेंगे वो पब्लिक सेक्टर अदा करेगा, कि प्राइवेट जो कंपनीज होती है उस पर हम अपना दारोमदार नहीं छोड़ सकते थे ऐसे टाइम पर जब देश आज़ाद ही हुआ है, ठीक है। और इन पब्लिक सेक्टर एंड जो गवर्नमेंट के जो कंपनीज होती हैं उन्हें PSU भी बोलते हैं शॉर्ट में, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी बोलते हैं। तो जैसे आप गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, सेल हो गई और बहुत सारी कंपनीज है, BSNL हो गई, ये सब, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा कि इंडिया ने प्लानिंग को अपनाया, यानी 5 प्लान्स हमने अपनाए, जो आपने देखे होंगे 5 प्लान्स चलते थे, पंचवर्षीय योजना बोलते थे इन्हें। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या करा, अचीवमेंट्स करने की कोशिश करी, जो भी हम 5 सालों के लिए कोई अपना टारगेट सेट कर देते थे और कोशिश करती थी गवर्नमेंट कि उस टारगेट को अचीव किया जा सके उन 5 सालों में। तो कई सारे 5 प्लान्स आए, 12 5 प्लान आए, स्टार्ट हुए 1951 से। और हमने कभी उसमें एग्रीकल्चर को, फर्स्ट 5 प्लान में हमने एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दी, सेकंड में हमने इंडस्ट्री को, और तीसरे 5 प्लान में हमने सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, क्योंकि इस वक्त युद्ध हो गए थे तो हमने उसमें क्या करा, सेल्फ रिलायंस पर जो है वो दिया। और जो हमारे 5 प्लान थे उसका मेन ऑब्जेक्टिव था एक सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाना, यानी हमारा जो वो था वो मेन था सोशल वेलफेयर हो हमारे देश का, मतलब हमारे जो गरीब हैं, ऐसा ना हो कि प्राइवेट प्लेयर्स ही, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आगे बढ़ते चले आएँ, गरीब जो है वो पीछे रह जाए, ऐसा ना हो, सबका साथ, मतलब एक तरह से सबका डेवलपमेंट हो। इसके बाद हमें 3 पॉइंट हो गए। ये 4th पॉइंट है हमारा कि हमारी जो सोसाइटी, हमने जो 5 प्लान, वो हमने जो आज़ादी के बाद स्ट्रेटजी अपनाई, उसमें हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अपनाई। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट रुकिए, इसका मतलब होता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इसका मतलब होता है आंतरिक जो है दृष्टि, जो व्यापार रणनीति, इसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो हमने कोशिश की कि हम कुछ भी चीज़ जो है बाहर से, हम कोशिश करें कि हमें एक्सपोर्ट की जगह, हमें वो इंपोर्ट की जगह, सॉरी, बाहर से मंगाने की बजाय, इंपोर्ट मतलब होता है बाहर से ख़रीदना, उसके जगह पर हम क्या करें, अपने ही देश में, जैसे मान लो हमारा देश है तो उस हमारे देश में ही जो चीज़ों को बनाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, तो इसी को बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो बाहर से हम सामान ना मंगाएं, उसकी जगह पर हम अपने देश में ही उस सामान को प्रोड्यूस करें। प्रोडक्शन कहते हैं इसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, उन गुड्स और सर्विसेज का जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो सेविंग होगी, सेविंग काय की होगी, इसे सही से लिख देते हैं, सेविंग होगी किसकी, सेविंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। अब वो फॉरेन करेंसी हमारे किसी भी काम आ सकती है, किसी और यूज़ में आ सकती है, ठीक। इसके बाद हमारा, अब देखो ज़्यादातर जो हमारे अचीवमेंट्स कुछ खास थी नहीं, थोड़ा ग्रोथ रेट थोड़ा ऊपर नीचे 3%, 4%, 5% ऐसे चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ अचीवमेंट्स ये हुई कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारे को ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमारे जो एग्रीकल्चर में वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा हमारे जो फूड ग्रेन्स था, फूड ग्रेन्स में हमारे जो प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया, ठीक। और ये 1966 के आसपास है ना, जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, और इससे हमारा जो है एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, ठीक। एग्रीकल्चर के लिए ये हुआ। दूसरा हमारा जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री थी, उसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्शन था इसका वो बढ़ा, और थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे जो देश में इंडस्ट्रीज़ इंप्रूव हुई। इंडस्ट्री सेक्टर, जैसे कि आपको पता ही होगा, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर, है ना। अब प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज़, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंकिंग की सर्विस या टेलीकॉम सर्विसेज या एजुकेशन की सर्विसेज, हॉस्पिटल की सर्विसेज, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, यानी सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा इंप्रूव हुआ, टर्शियरी सेक्टर थोड़ा इंप्रूव हुआ। अब देखो सब ठीक चल रहा था, लेकिन दिक्कत ये हो गई, ठीक ठाक मतलब ज़्यादा अचीवमेंट्स तो नहीं थी, लेकिन 1990 तक आते आते हमारे साथ कुछ दिक्कतें हो गई। एक तो हमारे पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स थी, यानी सरकारी कंपनियां थी, उनमें लॉस होने लगा,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये यू है, ठीक है, इसको वी मत समझना, ये यू है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्या होने लगा, लॉस होने लगा, इनएफिशिएंसी होने लगी। इनएफिशिएंसी का मतलब होता है अकुशलता होने लगी, ठीक है, सही से काम नहीं होने लगा, उसका एक तरह से सरकार पे बर्डन बनने लगा वो। और क्या हुआ, पब्लिक डेट, यानी जिसे कहते हैं सरकारी जो है कर्ज, सरकार का कर्ज बढ़ने लगा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज थे, फॉरेन रिजर्व जिसे हम बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व यानी फॉरेन करेंसी जो हमारे पास रिजर्व में होती है, वो गिरने लग गई। और हमारे जो प्राइसेस थे, इन्फ्लेशन होने लगा हमारे देश में। और उससे भी एक और चीज़, हमारे देश में पॉवर्टी बढ़ने लगी। और पॉवर्टी में भी क्या, पॉवर्टी में भी विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी जिसे हम बोलते हैं, मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में भी बताया है, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है, एक मिनट, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, अब वो गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है एजुकेशन पे और हेल्थ पे लगाने के लिए, फिर उसके जो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि उसने पैसा अपने ऊपर लगाया नहीं है एजुकेशन हेल्थ पे। प्रोडक्टिविटी कम हो तो उसकी जब वो बड़ा होगा तो उसकी इनकम कम रहेगी, इनकम लो रहेगी। फिर फर्दर उसकी जब फैमिली आगे बढ़ेगी तो उनकी भी इनकम कम रहेगी, एजुकेशन कम रहेगी, तो वो एक सर्कल में फंस जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो ये सब चीज़ें हमारी हो रही थी 1991 तक। तो 1991 में फिर हमने एलपीजी यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, जो कि हमने टर्म फर्स्ट में भी पढ़ा है। और जब पहले टर्म फर्स्ट नहीं था तो ये पूरी इंडियन इकोनॉमी की बुक है हमारी, इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने अपनाए हैं। और बेसिकली जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसमें हमने एक स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। पहले हम कह रहे थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ठीक है, ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब होता था कि जो चीज़ बाहर से प्रोडक्शन कर रहे हो उसका अंदर प्रोडक्शन करो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने इसके विपरीत क्या करा, अब उल्टा आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी हमने इसको करा कि हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन, उसे बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऊपर वाले को, इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन, हिंदी में बोलते हैं निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात प्रोत्साहन का मतलब है कि हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें ताकि उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। गुड्स एंड सर्विसेज का हम प्रोडक्शन करें और क्या करें, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा फॉरेन करेंसी, है ना। वैसे तो फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन करेंसी हमें मिलेगी, जिससे हमारे देश में ज़्यादा इनकम बढ़ेगी और हमारे देश की जो है जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथ आएगी। तो ये हमें समझ गए हम, इससे ये होगा। एक तो मेजर चेंज ये किया कि हमने 1991 के बाद इसे चेंज किया, एक चेंज ये हुआ। दूसरा चेंज क्या हुआ, दूसरा चेंज हमने ये किया कि हमने पब्लिक सेक्टर से जो पब्लिक सेक्टर से कई सब कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ किया और प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा सा रिलायंस बढ़ाया। यानी हमने थोड़ा प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा रिलायंस किया, मोर रिलायंस कह दो, मोर रिलायंस ऑन प्राइवेट सेक्टर हमने शो किया और प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़े। इसे बोलते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा मौका देना, मोर चांसेस, है ना। अब जैसे गुड्स जो चीज़ें जो सेक्टर पहले क्लोज थे किसके, गुड्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, उन्हें अब ओपन कर दिया। यानी अब उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है और बिजनेस या फिर गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकता है, ये हमने किया। और इसके अलावा मेजर जो हमने किया ग्लोबलाइजेशन, ठीक। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि अब जो चीज़ें चलती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती हैं। यानी जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, उस चीज़ की सप्लाई की जाएगी, उस चीज़ को प्रोड्यूसर करेगा। और इसमें गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं है, गवर्नमेंट का जो रोल है कह दो या रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ा कम हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो ग्रोथ की जो स्पीड है वो हमारी बढ़ी, ठीक। अब देखते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी या पैटर्न ऑफ चाइना या पाथ चाइना का देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट,
तो इसने 1949 में आज़ाद होके जो अपने रिसोर्सेज थे वो किसके अंडर में रखे, सारे रिसोर्सेज मोस्टली किसके अंडर में रखे, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा अपनाया है इन्होंने। तो इन्होंने शुरुआत में जो इकोनॉमी अपनाई वो सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, जिसमें सारे रिसोर्सेज का जो मालिक होता है, ऑनर कौन होता है, गवर्नमेंट होती है, और सारे रिसोर्सेज का जो कंट्रोल यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, वो करती है यही चाइना। ठीक, अब इसमें हमने जो है जो सरकार ही हर तरह की जो है नेशनल रिसोर्सेज की मालिक, और भी नाम है इसके, स्ट्रेटेजिज्म भी बोलते हैं इसे, या कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं इसे, है ना। वो आप अगर 1 नंबर में, वैसे 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो ये जो कमांड इकोनॉमी है इसमें जो सब कुछ डिसीजन लेने हैं, ऑल डिसीजंस किसके द्वारा होंगे, ये करेगी गवर्नमेंट। अब कैसे डिसीजन, जैसे क्या प्रोड्यूस हो, क्या बने, किस चीज़ का प्रोडक्शन हो, कौन करे, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये सारे डिसीजंस कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। ठीक, अब देखो चाइना का जो ग्रोथ पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा 1978 तक थोड़ा बेकार रहा है, तो 1978 को एक ब्रेक पॉइंट मान। तो जो चाइना के जो स्टोरी है वो प्री 1978 पीरियड और जो पोस्ट 1978 पीरियड में बांट सकते। तो चाइना की पॉलिसीज़ में पहला पॉइंट तो हमें मिल गया कि चाइना ने सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया। दूसरा, चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक तरह से प्रोग्राम चलाया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी ऊंची छलांग। अब ये ऊंची छलांग जो लगानी थी ये 1958 में स्टार्ट हुआ। इसका मतलब था कि जो लोग थे चाइना के, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन को देश में बढ़ाना था, और सबको मोटिवेट किया गया कि वो घरों में जो है बैकयार्ड में या घर में अपने इंडस्ट्रीज़ लगाएं, फैक्ट्री लगाएं। ठीक है, यानी सबको ये मोटिवेट किया गया इसके लिए, मतलब घरों में, अपने होम में, मतलब बैकयार्ड में फैक्ट्री लगाएं। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अर्बन एरिया में तो इसको काफ़ी वो मिला, मतलब बढ़ाने के लिए एक तरह से इसको मोटिवेट किया गया, और जो रूरल एरिया वाले थे, लोग थे रूरल एरिया के, उनको मोटिवेट किया गया एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। किससे, कम्यून फार्मिंग से, कम्यून सिस्टम से। अब कम्यून सिस्टम क्या होता है, कम्यून सिस्टम का मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग, यानी जैसे कई सारे किसान जो है आपस में मिलके, मान लो 100 किसान होंगे, 100 फार्मर्स, वो अपने साथ ग्रुप बना के जो है अपना वो करेंगे, क्या बोलते, खेती करेंगे। इससे उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, उनका जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, मतलब टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। जब मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो तरीके से बेच सकते हैं, जैसे मान लो एक के पास ट्रैक्टर है, एक के पास और कोई सामान है, आपस में मिला के अपना कॉस्ट घटा लेंगे और प्रोडक्शन जो है बढ़ा लेंगे और अपनी इनकम उनकी बढ़ जाएगी। तो ये उसका मोटिव था, तो इसे कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लगभग 26,000 जो है कम्यून फार्मर्स थे, ग्रुप्स थे, जिनमें सारी एंटायर पॉपुलेशन को जो है आ गए थे उसमें। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जो चाइना ने अपनाया वो था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन, ये चाइना ने अपनाया था, रिवॉल्यूशन। अब देखो ये जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन था ये स्टार्ट किया था माओ जेडोंग ने, ठीक है, 1965 में, जो कि चला 1976 तक। अब देखो जो स्टूडेंट्स थे और प्रोफेसर्स थे, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स, उनको क्या करा गया, कंट्री साइड्स में, गांव में, दूर दराज एरिया में उनको भेजा गया। ठीक, रूरल एरिया में भेजा गया। तो उससे क्या हुआ, कंट्री साइड में भेजा गया ताकि जो है प्रोफेशन हेल्प मिल सके, वो अपनी मदद कर दे सकें, या फिर वहाँ के लोगों को जो वहाँ की जो कमियाँ हैं एक तरह से उस कमियों को पकड़ सकें, जो भी ड्रॉबैक्स हैं, कमियाँ हैं, उनको सॉल्यूशन दे सकें या फिर उसे समझ सकें। तो एक तरह से एक कल्चर जो है, इसे कह सकते हैं कल्चर रिवोल्यूशन कहा गया इसको, यानी कल्चर को इम्प्रूव करना ताकि जो फार्मर्स हैं वो उनकी खेती अच्छी हो सके। फार्मर्स जो जिस टेक्निक से फार्मर्स जो खेती कर रहे हैं, फार्मर्स के एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हो, और बाकी जो भी वहाँ पे ट्रेडर्स हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट हो। इसमें चाइना ने सक्सेस भी हासिल की। चाइना को जो है, चाइना की जो रिसेशन जो था वहाँ पर, वो भी ख़त्म हुआ इससे। ठीक है, अब देखो ये करते करते 1978 आ गया, और इसके बाद चाइना ने क्या अपनाया, इसके बाद चाइना ने थोड़ा कैपिटलिज्म को अपनाया, है ना। अब कैपिटलिज्म का दूसरा नाम क्या है, कैपिटलिज्म मतलब थोड़ा सा पार्ट कैपिटलिज्म का अपनाया, जिसे मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी में सरकार ने जो क्या अपनाया, जो है प्राइवेटाइजेशन, थोड़ा सा इसे प्राइवेटाइजेशन भी बोल सकते हैं।
ग्लोबलाइजेशन अपनाया, यानी थोड़ा सा बाहर की कंपनी को FDI करने का मौका दिया, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, मेनली आप कह सकते हो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, ठीक। तो देखा आपने कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो हमारे कब आए 1991 में, और चाइना के कब आए 1978 में, हमसे पहले ही आ गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उन्होंने FDI को अट्रैक्ट किया, ठीक। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रण दिया कि वो प्राइवेट प्लेयर्स जो है अपनी कंपनी खोले, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन को आमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया। और ग्लोबलाइजेशन जो FDI के थ्रू है ही, ग्लोबलाइजेशन को लोगों को अट्रैक्ट किया कि आप यहाँ के फैक्ट्रीज खोलो, इनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब एक तरह से एक एरिया दिया कि आपको इस एरिया में अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको जो है टैक्स रिबेट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, आपको अदर जो लाइसेंस फ़ी है वो सस्ती मिलेगी, मतलब कम में होगी, या जो फी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम होगी, और आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब अदर रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो कम कर दी, मतलब, ठीक। अब देखो ये सब सरकार चाइना ने किया, और इसका बहुत अचीवमेंट्स भी चाइनी गवर्नमेंट को मिले। वहाँ पर बहुत ज़्यादा FDI हुआ, अचीवमेंट में ये हुआ कि FDI बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई, क्योंकि चीप लेबर थी, चीप लेबर की वजह से लोग वहाँ पर आने लगे, सस्ती लेबर थी, है ना, और जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा था, सामान बनाना आसान था, तो इस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन एक अच्छा ये चीज़ हो गई, इसमें एक और है, सरकार ने डुअल प्राइसिंग सिस्टम रखा। एक तो प्राइस था, सरकार ने क्या करा कि एक प्राइस रखा गया जिसमें सरकार, जो फार्मर्स होते थे ना, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उन्हें सरकार का एक प्राइस स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता था, कि जो सरकार बताएगी उस पर आपको सामान बेचना पड़ेगा। दूसरा प्राइस होता था मार्केट प्राइस, जिस पे आप जाके जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो वो बेच सकते हो। एक प्राइस स्ट्रक्चर होता था जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आपको उसी पर ही सेल एंड परचेज क्या है करनी है, जो सरकार बताएगी आपको, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट हमारा स्टोरी, जो पाथ स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ 1947 में हुआ, और इसने भी मिक्स्ड इकोनॉमिक और मॉडल अपनाया हमारी तरह, और इसने भी पहला पॉइंट हो गया मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। दूसरा, इन्होंने भी प्लानिंग पे ज़्यादा जो है वो दिया, इन्होंने भी 5 ईयर प्लान्स अपनाए, ठीक है। हालांकि इनका 5 ईयर प्लान हमसे लेट 1956 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। और इन्होंने भी शुरुआत में जो है मेन रोल किसको दिया, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर को मेन रोल पब्लिक सेक्टर को दिया, लेकिन बाद में इन्होंने भी क्या करा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्होंने भी जो है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्ट्रेटजी अपनाई। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी घरेलू प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट करने के बजाय उसे घर में प्रोड्यूस कर लो। लेकिन बाद में इन्होंने भी इस स्ट्रैटेजी को चेंज करके क्या करा, एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्योंकि इंपोर्ट प्रमोशन में क्या होता है ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में ये होता है कि आप बाहर के सामान मंगाने के बजाय उसे खुद ही यहाँ प्रोड्यूस करते हो। लेकिन अगर बाहर से किसी चीज़ को 80 रुपये का मंगा रहे हो और खुद उसको जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट आ रही है 120 रुपये, तो आपको तो लॉस हो रहा है ना, आपको लॉस हो रहा है ना 20 रुपये का, 40 रुपये का। तो बेहतर है कि आप वो मंगा लो। उसकी जगह पर क्या करो, आप उन 80 रुपये के कमाने के लिए आप अपना सामान एक्सपोर्ट करो बाहर वालों को, और जब आप बाहर वालों को एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास अर्निंग आएगी, रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, उस पैसे से आप इंपोर्ट कर लो जो भी आपको करना है। तो ये स्ट्रैटेजी, मतलब बाद में ये सबको रियलाइज़ हुआ। अच्छा, जो पाकिस्तान था, शुरुआत में उन्होंने भी पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, बाद में प्राइवेटाइजेशन किया उन्होंने भी। अच्छा, एक और चीज़ थी, 5th पॉइंट है कि उनका भी यहाँ जो ग्रोथ आई, मतलब एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई, उनके यहाँ भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर उनकी भी इम्प्रूव हुई, ठीक। और उन्होंने भी क्या करा, जो पब्लिक सेक्टर बढ़ाने के लिए अपनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ मतलब होती हैं वो मशीन फैक्ट्रीज या उन इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं जो दूसरी जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए हेल्प करती हैं, जैसे कि मशीन्स हो गई, ये कैपिटल हैवी मशीन्स हो गई ना, ये कैपिटल होती हैं, अपने आप में कैपिटल गुड्स होती हैं। तो इनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको क्या करा पाकिस्तान ने, उनको नेशनलाइज कर दिया, यानी उन्हें बना दिया गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि उनको मेन की रोल किसके हाथ में था, पब्लिक सेक्टर के, ठीक है। फाइनली इन्होंने भी आके 1988 में
1988 में इन्हें क्या करना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाने पड़े। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इन्होंने भी क्या करा, वही जो हमने किया, प्राइवेटाइजेशन, ताकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जो भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उनको प्राइवेट के लिए भी खोल दिया, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन और क्या करा इन्होंने भी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई और ग्लोबलाइजेशन। और मेन जो रोल दिया वो एफडीआई को दिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, ताकि बाहर का पैसा भी आए, बाहर की कैपिटल भी आए। एक मिनट इसे क्लियर करके लिखते हैं, कैपिटल भी आए बाहर की, और बाहर का क्या है, टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ आए, जिससे हमारे यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री दोनों का जो है डेवलपमेंट हो। अब देखो, हमें तीनों कंट्रीज़ के जो इंडिया पाकिस्तान चाइना की ग्रोथ, इंडिया पाकिस्तान चाइना को तीनों को हमने जो ग्रोथ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी देखी, तीनों की लगभग सेम है। लेकिन चाइना की क्या है, चाइना ने सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई, दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक अपनाई। लेकिन तीनों ने ही बाद में प्राइवेटाइजेशन पे भी फोकस किया, एफडीआई पे फोकस किया और ग्लोबलाइजेशन पर भी फोकस किया, तीनों ने ही। तो तीनों का लगभग ये था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों कंट्रीज़ के अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और इनके जो इंडिकेटर्स हैं, डेमोग्राफी, मतलब इनकी पॉपुलेशन, इनकी डेंसिटी, इनकी जेंडर जो रेशियो है, मेल फीमेल रेशियो, और तीनों का क्या क्या रैंक है एसडीआई में या जीडीपी वगैरह के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में बात करेंगे।